तो चलिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने आपको इस प्रश्न में आने वाले एमसीक्यूज और बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं और इसके अलावा 2 नंबर का जो प्रश्न पेपर के अंदर इस चैप्टर से आ सकता है वो पिछली वीडियो में हम आपको करा चुके हैं। सभी क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपने 2 नंबर और एक एमसीक्यूज प्रश्न तैयार कर लेना है। अब इस चैप्टर के अंदर हम आपको कराने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 2 नंबर का तो पेपर के अंदर गारंटीड आता ही आता है, लेकिन बहुत सी बार ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है भाई। ये क्वेश्चन बहुत सी बार लॉन्ग के अंदर आ जाता है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर वो नंबर जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनवसानी होता है, उन्हें कहा जाता है अपरिमेय संख्या। उन्हें कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अब हमें कह भी दिया गया है कि ये अपरिमेय संख्या है और सिद्ध करने के लिए भी बोला गया है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे। देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले ये जो अंडर रूट 3 है, इसको हम जो दिया हुआ है इसका उल्टा मान लेते हैं। तो लिख लेंगे माना अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जी परिमेय क्यों मानी है जब ये अपरिमेय है। भाई ये अपरिमेय है, हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। तो हम कोई ऐसी चीज मानेंगे कि उसको बाद में सॉल्व करने के बाद हम खुद कह सकते हैं कि वो गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 2 हम जानते हैं 4 होता है, लेकिन अगर हमें कहा गया कि सिद्ध करके दिखाओ 2 + 2 4 होता है, तो हम ये कहेंगे कि हम अपनी तरफ से ये मान लेंगे कि 2 + 2 5 होता है, यानी कि 2 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 5 होता है। अब हम ये करेंगे कि इसको सॉल्व करके देखेंगे और सॉल्व करने के बाद हमने जो माना है हम अपने आप को ही गलत बताने की कोशिश करेंगे कि जी हमसे गलती हो गई है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने इधर 2 लाइन खींच ली हैं छोटी छोटी, प्लस 2 लाइन यहाँ खींच ली हैं छोटी छोटी। अब इन सबको हम गिन कर देखते हैं तो 1 2 3 4। भाई ये तो गिनने के बाद 4 आया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जी हमसे मानने में गलती हो गई। और हमसे मानने में गलती क्या हुई है कि हमने इसको 5 मान लिया। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, इसका मतलब 2 और 2 4 ही होता है। इसीलिए हमने P/Q को एक परिमेय संख्या मान लिया है। अब ये जो P/Q है, इसको हम जो अंडर रूट 3 है इसको हम P/Q मान लेते हैं। जी P/Q ही क्यों माना, कुछ और नहीं मान सकते क्या? कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो आपको ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक बात लिख देनी है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसे तो कल पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बता ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि वो नंबर जैसे 15 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो हमने ये माना है कि P और Q किसी दूसरे से नहीं कटते हैं, दोनों सेम नंबर से नहीं कटते हैं, इस वजह से इनको हमने सह अभाज्य संख्या मान लिया है।
अब हम करते हैं, ये जो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, इसमें दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर और जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा √3 बराबर P/Q यहाँ लिखेंगे हियर P एंड Q को प्राइम नंबर, दोनों ओर का वर्ग करने को लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी ये 3 बनेगा और यहाँ पर P²/Q² बन जाएगा। यहाँ मैं इस Q² को भाग से हटाकर गुणा में लेकर जा सकता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। P² हमारे पास आ जाएगा 3Q²। अब जरा सा इधर और आ जाइए, मेरे पास 15 लिखा हुआ है, इस 15 को मैं 3 × 5 कह सकता हूँ क्या? वेरी गुड, कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये 15 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। 3 और 5 दोनों से कटता है। क्या यहाँ भी कुछ इस प्रकार से ही नंबर आ रहा है? हमने यहाँ लिखा है कि P² = 3Q²। तो P जो है, P वो 3 से भी कटेगा और Q से भी कटेगा। और भाई अभी तो हमने कहा है कि P एक सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा। और जब किसी से नहीं कटेगा तो किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ तो कटने वाला नंबर आ रहा है। तो हमसे कुछ गलती हुई है। वो क्या गलती हुई है कि हमने P/Q सहभाज्य साथ साथ लेकर √3 को परिमेय मान लिया है। तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि P² 3 से भाज्य है, तो P भी 3 से भाज्य होगा। ये आपको पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमने P जो परिमेय सहभाज्य माना था, P को तो हमने गलत प्रूफ करके दिखा दिया है। अब हम ये करेंगे कि ये जो Q बचा हुआ है ना, इस Q को भी गलत प्रूफ करेंगे। और किस तरह से करा जाएगा देखते हैं, जरा बने रहिए। धीरे धीरे सब समझा दिया जाएगा, धीरे धीरे सब आपको बता दिया जाएगा। आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक हम जरा थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं। अब हम Q के बारे में सोचते हैं, और Q के बारे में सोचने के लिए हमें करना है, ये जो हमने यहाँ पर P को तो प्रूफ कर दिया है, तो P को हटा देंगे। P को हटाने के लिए हम P = 3A रख लेंगे। जी, फिर A क्यों रखा है? तो A ले लेंगे, B ले लेंगे, P ले लेंगे, C ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी है। P को ही क्यों रखा है? क्योंकि हम P को प्रूफ कर चुके हैं, तो P को हमें यहाँ से हटाना होगा। 3 ही क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में 3 आ रहा है, इस वजह से 3 लिया गया है। इसको हम यहाँ इस समीकरण 1 के अंदर रख देंगे। लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या देखने के लिए मिलता है? समीकरण 1 में जब रखा जाएगा तो P की जगह यहाँ पर P की जगह आप रख सकते हैं P² = 3Q²। चलो, P की जगह यहाँ हम रख देंगे 3A, और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा, 3Q² बन जाएगा। अब चूंकि ये 3 3 9 बन जाएगा, A² बनेगा। ये 3 इधर गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, बराबर बनेगा Q² के। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, और इसको हम लिख सकते हैं Q² = 3A²। इसी प्रकार से यहाँ भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि क्यों 2 नंबर से कट रहा है, 3 से कट रहा है और A से कट रहा है। हमने तो इसको सहभाज्य माना था और ये कहा था कि ये किसी से नहीं कटता है।
ये सिर्फ 1 से कटते हैं कॉमन नंबर, जबकि यहाँ दोनों नंबर p और q किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। यहाँ भी हम एक लाइन यही लिखेंगे, q स्क्वायर 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। तो ये हमने पूरा लिख दिया है, q स्क्वायर 3 से भाज्य है तो q भी 3 से भाज्य होगा। अब हम ये चेक करते हैं कि यहाँ Q और P दोनों में एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नंबर आ रहा है, और वो कॉमन नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा है 3, जो कि दोनों को काट रहा है। अब जब कोई नंबर दोनों को काट रहा है तो इसका मतलब वो सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। जब वो सहभाज्य संख्या नहीं होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि P और Q, ज़रा मैं इसको लिख देता हूँ पूरे को। तो चलिए हम लिख चुके हैं, जो लिखा जाना है स्टूडेंट्स ये आपको पूरा याद कर लेना है। जो संख्या बदलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये बदल देना है। हम P और Q को प्रूफ कर चुके हैं, तो हम कहेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 तो है ना। देखो यहाँ Q 3 से कट रहा है और P भी 3 से कट रहा है, जबकि हमने कहा था P और Q किसी से नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है, और सहभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने जो √3 को परिमेय संख्या मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन √5 में देखने के लिए मिलता है तो जहां आपने √3 रखा था उसको रिप्लेस करके आप √5 लिख देंगे और सब जू का तू रहेगा। कहीं आपको √7 देखने के लिए मिलता है तो आप √3 की जगह √7 लिख देंगे और सब जू का तू रहेगा। कभी क्वेश्चन अगर √2 में आ जाता है तो आप √3 की जगह √2 रख देंगे और सब एज इट इज रहेगा, और सब एज इट इज रहेगा। यानी कि हमने आपको एक क्वेश्चन कराया है, आप इन 3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेंगे और आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अपना तैयार कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी है अच्छे से, बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। इसको मेहनत से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आगे आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, जो कि 2 नंबर में आपके 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। करते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा स्टूडेंट आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपका एग्जाम के अंदर आना ही आना है। गारंटी है इस बात की कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूरा यही क्वेश्चन आ जाए, यहाँ आपको नंबर बदले हुए मिल सकते हैं, लेकिन तरीका सबका सेम रहने वाला है। तरीके में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तरीका बिल्कुल सेम रखना है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, हल करेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से हम कर सकते हैं, जरा देखते हैं। वही हम इसको सबसे पहले मान लेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले इसको मान लिया है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, और जब इसको हमने अपरिमेय संख्या मान लिया है तो हम परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसको 2 + √3 को P/Q रख सकते हैं, जहां हम कह देंगे कि जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या के बारे में अभी आपको बता दिया गया था कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है। अब आपको यहाँ करना क्या होगा कि ये जो 2 इधर प्लस है उधर जाकर ये माइनस बन जाएगा, और √3 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं P/Q -2। अब आप इसको सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, नहीं सॉल्व करना चाहते तो यहाँ पर भी आपका काम चल जाएगा। क्या काम चल जाएगा, आपको लिखना है हम जानते हैं। क्या जानते हैं, अभी हम √3 को पीछे अपरिमेय प्रूफ करके आए हैं, तो उसी चीज का हमें यहाँ यूज करना है। तो ये हमने आपके लिए लिख लिया है पूरा, क्या लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि √3
एक परिमेय संख्या है जो कि हमने ऊपर माना है, तो उसके बराबर जो होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको अपरिमेय प्रूफ करना है, लेकिन हमने इसको परिमेय प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ, तो इसका तो विरोध हो रहा है ना। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, मतलब हमने जो ऊपर माना है वो एक गलत चीज मान ली है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, और आपका 2 नंबर का ये प्रश्न 2 मार्क्स का ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आपको आगे कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में दिया हुआ है तो यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक करने के बाद आप √3 को दोबारा से सॉल्व करके दिखाएंगे। पूरा दोबारा से सॉल्व करके कैसे दिखाया जाएगा, यानी कि आप √3 को पूरा ये लिख कर दिखाएंगे, पूरा ये लिख कर दिखाएंगे, और ये दिखाने के बाद फिर आप ये करके दिखाएंगे। आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ प्लस रखकर माइनस रखकर संख्याएं चेंज कर करके आप इस प्रश्न की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस प्रश्न की तैयारी करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में रखा हुआ मिलना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप यहाँ पर नंबर चेंज करके 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल जो का तू पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब आपको कराया जाता है एक ऐसा प्रश्न, कोई ज्यादा खास तो ये प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है और करने में बहुत आसान है। बच्चा सवाल है बिल्कुल। दिया हुआ है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। वेरी गुड, काजू की बर्फियां, खाने पीने की बात हो रही है। आप अच्छे नंबर ले आओ जल्दी से, बर्फियां हम आपको खिला देंगे। और 130 बादाम की बर्फियां हैं। भाई वाह, बादाम की बर्फियां भी है यहाँ तो। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब वो क्या करना चाहता है, किसी चीज परात के अंदर बर्फियों की ढेरी बनाना चाहता है, और वो बर्फियों की ढेरी इस तरह बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियां समान रहे। मतलब यहाँ जो ढेरी लगेगी, यहाँ जो ढेरी लगेगी, उसमें बर्फियों की संख्या समान रहेगी। उसके बाद वो कहता है कि तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। भाई वाह, यहीं से क्वेश्चन पता चलेगा कि करना क्या है। न्यूनतम स्थान घेरने की बात करी गई है, इसका मतलब यहाँ मैथ से निकालने के लिए कहा गया है। मैथ से निकालने के लिए कहा गया है, HCF निकालने के लिए कहा गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि अगर 10 के टुकड़े करते हैं, 15 के टुकड़े करते हैं, तो कम से कम नंबर किसके अंदर लिए जाते हैं, HCF के अंदर लिए जाते हैं। तो इसी वजह से न्यूनतम स्थान घेरा जा रहा है। तो मैं से यानी कि HCF महत्तम समापवर्तक निकालने की बात की गई है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, हमें ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने आया है। 420 के आपको फैक्टर कर देने हैं, कर देंगे। 420 के फैक्टर 2 से कटेगा 2 बार, ये 1 बार और ये 0। अब यहाँ एक जगह बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज की गलती करते हैं। आप जरा ध्यान देंगे। वो क्या करेंगे कि 2 से 2 को काट दिया 1 बार, और 2 पंजे 10। 2 से काटने का मतलब आधा होता है। 2 से काटने का मतलब आधा होता है क्या? 210 का आधा 15 होता है क्या? 210 का आधा 15 होता है क्या? तो आप जब 1 पर पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरा नंबर लेने से पहले आपको 0 उतारनी होती है। याद कीजिए वो सेकंड क्लास का मैथ, जब हमें मैम पढ़ाती थी कि 1 नंबर उतारा, उस पर टेबल नहीं चला, तो अगला नंबर उतारने से पहले 0 लगाई जाएगी। अब हम इसको 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 बन जाएगा।
फिर इसको 5 से कट कर देंगे 7 आ जाएगा, 7 से कट कर देंगे 1 आ जाएगा। और 420 के सामने हम इनके फैक्टर रख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसी तरह से 130 दिया गया है तो 130 के भी फैक्टर कर लेंगे। 2 से कटेगा 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 से कटेगा 3 ये 13, 5 से कटेगा, 5 से काट लीजिए इसको 5 से काट लीजिए क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। 5 से कटेगा तो 13 बार कटेगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 तिया 15 और फिर 13 से काटकर हम इसको 1 लिख देंगे और यहाँ 130 के फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 13, 2 गुणा 5 गुणा 13। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों में कॉमन नंबर 2 है और यहाँ कॉमन नंबर 5 है। तो इसका HCF या में से क्या आ जाएगा, जो कॉमन नंबर है यानी कि 2 और 5, और 5 दूनी कितना बन जाएगा 10। यही हमारा आंसर होगा। यानी कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या लिख देंगे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी और यही हमारा होगा आंसर। आपको थोड़ी सी लाइन जरा पहले भी लिख देनी है। क्या लाइन लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ। ये चीज आपको पहले लिख देनी है। चूंकि बर्फियों की ढेरी न्यूनतम स्थान घेरती है तो मिठाई विक्रेता प्रत्येक ढेरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या रखे, अतः बर्फियों की संख्या में से यानी HCF के बराबर होगी। और ये पोर्शन आपको नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा गया था। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम करने वाले हैं लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, जो कि है व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि भाज्य और अभाज्य में क्या फर्क होता है। भाज्य नंबर जो होते हैं वो किसी ना किसी दूसरे नंबर से भी कटते हैं। जैसे हम 5 गुणा 2 कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 10 क्योंकि 5 से भी कटता है और क्योंकि 2 से भी कटता है, उसके अंदर एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो इस वजह से 10 भाज्य संख्या होगा। जैसे हम बात करते हैं 13 की, तो 13 किसी भी दूसरे पहाड़े से नहीं कटता है, इस वजह से इसको अभाज्य कहा जाएगा। मतलब ये जो नंबर हमें इतना बड़ा दिया गया है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर कोई दो नंबर इस तरह से फैक्टर में आते हैं, मल्टीप्लाई में आते हैं, तो इसका मतलब वो भाज्य होगा। और अगर नहीं आते हैं, सिंगल डिजिट बन जाती है, तो उसको अभाज्य कहा जाएगा। तो करते हैं इस प्रश्न को हल। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में लग सकता है। देखेंगे, दिया हुआ है 17 गुणा 11 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 और उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 2 गुणा 11। अब आप चेक करेंगे कि इस नंबर में पूरे में और इस नंबर में कुछ एक जैसा दिख रहा है क्या। तो हमें 2 और 11 देखने के लिए मिला है। तो 2 गुणा 11 हम कॉमन ले लेंगे। 2 गुणा 11 को जब कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, एक तो 17 बचेगा, एक 5 बचेगा, एक 3 बचेगा, क्योंकि 11 और 2 तो बाहर चला गया है ना, प्लस यहाँ से तो दोनों ही बाहर चले गए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1। आपको ध्यान रखना है कि 11 जो लिखा हुआ है वो 1 के साथ 11 ही कम 11 ही तो माना जाएगा ना। और जब कहीं से 11 पूरा बाहर चला जाएगा तो वहां पर क्या बचना है, 1 बचना है। वहां पर क्या बचना है, 1 बचना है। तो अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 2 गुणा 11 को हम 11 दूनी 22 लिख देंगे और उसके बाद ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 17 पंजे 85 होता है, 17 पंजे 85 होता है। और 85 की हम जब 3 से गुणा करेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा 3 पंजे 15 कैरी 1, 24 और 1 25, 255। क्या देखने के लिए मिला है, 255 प्लस 1। इस 255 1 की हम गुणा कर सकते हैं
और 2/22 को इस तरह से ही लिखेंगे, ये 200 प्लस कर देंगे तो 256 मिलेगा। इस 256 के आप जब फैक्टर करेंगे, इस तरह से फैक्टर करेंगे 256 के, तो आपको देखने के लिए मिलेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और 1 2, ये रहा। क्या ऐसा करके दिखाना होगा? नहीं भाई, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करके दिखाना है। जो हमारे वीक स्टूडेंट है, जो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरी आज भी कई स्टूडेंट से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा सर हमसे तो एलसीएम भी नहीं आता, हमारा क्या होगा? तो उनके लिए मैं ये सब चीज़ करके दिखाता हूँ। जिन बच्चों से आते हैं वो टेंशन ना लें, थोड़ा सा बढ़ा कर देख लिया करें। तो इस 11/22 को अगेन हम अगर इस तरह से लिख देंगे 2 गुणा 11, और यहाँ बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 यहाँ है, 1 बार 2 यहाँ है, और ये टोटल 9 बार हो जाएगा। जितनी बार बनता है उसको उसकी घात में लिख दिया जाता है और गुणा में 11 आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि 2 नंबर अगर गुणा में आ रहे हैं, इनसे गुणा करने के बाद क्या आएगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर 2 नंबर गुणा में आ रहे हैं तो वो भाज्य होंगे। इसका मतलब जो भी इनसे गुणा करके आएगा वो क्या होगा? भाज्य होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि यह 2 और 11 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, मतलब जो नंबर यहाँ आएगा वो 2 और 11 के जो दोनों के दोनों अभाज्य है उनके गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, यह एक भाज्य संख्या होगी। और यही क्वेश्चन में हमें कहा था कि व्याख्या करके दिखाओ, तो ये हमने इसकी व्याख्या करके दिखा दी है। तो इस टाइप से आप इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और आप इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं।